हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं बीएड पार्ट 1 के कोर्स लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो कि कोर कोर्स है। और आज हम लोग इसमें देखेंगे रीडिंग या पढ़ना। लैंग्वेज स्किल भाषाई दक्षताओं के विकास के लिए रणनीतियाँ में 4 स्किल आते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और आज हम लोग इसके पढ़ना रीडिंग में डिस्कशन करेंगे कि भाषा के दक्षता के लिए रीडिंग या पढ़ना कितना महत्वपूर्ण और कितना लाभदायी है, और ये किस प्रकार से हम इसे अपने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में, भाषाई दक्षता में इसका उपयोग करते हैं लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम लोग देखेंगे तो जो रीडिंग है, रीडिंग लैंग्वेज लर्निंग का एक प्रयोगात्मक रूप है, या हम कह सकते हैं कि एक व्यवहारिक रूप है। जब भी कोई कैंडिडेट लैंग्वेज सीखता है तो उस लैंग्वेज सीखने में उसको सबसे पहले उसके प्रयोग को कि किस प्रकार से लैंग्वेज को सीखा जाए, लैंग्वेज का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इस बात को सीखा जाता है। अगर हम इसमें देखें कि एक कैंडिडेट जो है लैंग्वेज को किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में प्रयोग करता है, तो उसके लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा लाभदायक या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पढ़ना जो है किसी भी चिन्ह को पहचान करके, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के लिपि हो, उसके चिन्हों को पहचान करके उसको परिवर्तित करके या उसको ट्रांसफॉर्म करके पढ़ने की कला कहते हैं। पढ़ने की जो कला होती है वो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई कैंडिडेट पढ़ रहा होता है किसी भी पुस्तक को, किसी भी किताब को, पेपर को, न्यूज़पेपर को, किसी भी चीज़ को पढ़ रहा है, तो इस पढ़ने का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि उस पढ़ने वाली वस्तु को देख करके, उसके चिन्हों को पहचान करके, उसको परिवर्तित करके समझने के साथ, बोध के साथ उसको पढ़ना होता है। यहाँ पे पढ़ने का तात्पर्य या कहें तो बोध का तात्पर्य जो है, जो भी हमारे सामने पाठ्य सामग्री है, उस पाठ्य सामग्री को हम जो हमारे मस्तिष्क में शब्दावली बन गई है, उस शब्दावली को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं, उस पढ़ी हुई बात को, उसके अर्थ को, उसके भाव को समझ लेना और समझने के साथ उपयोग में लाना। साधारण रूप में हम देखें तो ये अंग्रेजी भाषा के रीडिंग शब्द, इंग्लिश के रीडिंग शब्द से बना हुआ है, और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो हम वाचन और पठन 2 शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वाचन और पठन, इसमें 2 अलग अलग भिन्न अलग अलग शब्द हैं। अगर हम इसको शब्द को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जो शब्द है पठन और वाचन, इन दोनों शब्द का अलग अलग मतलब है। जब हम पढ़ना कहते हैं, जब हम पठन का उपयोग करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि शांति से, मौन से पढ़ी हुई बातों को ध्यानपूर्वक देखते हुए, समझ से। यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि जब हम पढ़ने को इंडिकेट कर रहे हैं, पठन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, एक मनुष्य के जीवन में उसका अर्थ क्या है, इस बात को देखते हुए, इस बात को समझते हुए हम पढ़ते हैं।
इस समय को, जो इस क्रिया को जब हम मौन रूप से समझ के साथ पढ़ते हैं तो इसको हम पठन कहते हैं। दूसरा है वाचन। जब हम किसी भी लिखे हुई बातों को, उसके लिपि चिन्ह को देखते हुए हम उसे जोर जोर से बोल करके पढ़ते हैं तो हम इसे पठन नहीं बल्कि वाचन कहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर पांडे अपने शब्दों में कहते हैं कि वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि, अर्थ साथ साथ चलते हैं, साथ साथ गमन करते हैं। वहीं पे श्रीधरनाथ मुखर्जी कहते हैं वाचन एक कला है, यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है। वाचन की शक्ति ठीक होने पर मानव जटिल से जटिल विषय को पढ़कर समझ लेता है और पठित अंश का सार बोलकर और लिखकर व्यक्त करता है। अच्छे वाचन के बिना ना तो अच्छा वक्ता बना जा सकता है और ना अच्छा लेखक। यहाँ पर पढ़ने और वाचन के दो मुख्य बातें हैं। पहला है वाचन या पठन मुद्रा। जब भी हम पढ़ रहे हों तो हम किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं और किस तरीके से हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे भावों को, हमारे दशाओं को ठीक से पढ़ने के लिए, ठीक से उच्चारण करने में हेल्प करते हैं। पढ़ने का जो वाचन का जो मुद्रा है, जब हम ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और उस समय में हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे उचित ढंग से बैठने, खड़े होने और पुस्तक को, जो भी किताब है उसको हाथ में ठीक ढंग से पकड़ने और भाव अनुसार, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसके भाव अनुसार अपने आँखों, हाथों और अंगों को संचालन करने में या अंगों को एक दूसरे से अलग तरीके से व्यवहार करने को यहाँ पे वाचन और पठन की मुद्रा कहा जा रहा है। अर्थात हम जब पढ़ रहे हों तो इन सभी अपने बॉडी के पोस्चर, किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से खड़े हुए हैं, किस तरह से पुस्तक पकड़े हैं और पढ़ने के दौरान हमारी भाव क्या है, हम किस तरह से अपनी आँखों को पढ़ने के दौरान संचालित करते हैं, किस तरह से हम हाथों को, अंगों को संचालित करते हैं, इस बात पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा है वाचन या पठन की शैली। हम किस शैली से पढ़ते हैं। जब भी हम पढ़ रहे हों या वाचन कर रहे हों तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारे जो आवाज़ हमारे मुख से निकल रहे हैं वो बहुत ही सधे हुए रूप में और भाव अनुसार उचित रूप में निकले, प्रॉपर रूप में आरोह और अवरोह के अनुसार से निकले, जिससे कि पढ़ने वाला और सुनने वाला इस बात को ध्यान में दे करके पढ़ सके और सुन सके। यहाँ पे जो पढ़ने और पठन के उद्देश्य होते हैं, ये वाचन और पठन की मुद्रा और पठन की शैली, पढ़ने की मुद्रा और पढ़ने की शैली, इन दोनों ही बातों में इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम पढ़ने और के उद्देश्य या पठन के उद्देश्य को देखेंगे तो इनमें बहुत सारी बातें आएंगी। सबसे पहली बात की हम लोग जिक्र करते हैं। यहाँ पे जो पढ़ने के उद्देश्य में सबसे पहली बात आती है वो है बच्चों को, बालकों को, स्टूडेंट को जब भी वो पढ़ रहा हो उसमें शुद्ध उच्चारण की प्रवृत्ति बढ़ाई जाए, शुद्ध उच्चारण कर सके, शुद्ध उच्चारण कर सके। यहाँ पे जब भी बच्चे को शुद्ध उच्चारण की बात कही जाती है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि वो वर्ण और शब्द को वो किस तरह से बोल रहा है। यहाँ पे जो वर्ण और शब्द है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह रखता है बोलने के लिए। अगर हम इन शब्दों और उसके वर्णों को ध्यान में रख कर के उच्चारण ना करें तो उच्चारण किए जाने वाली बातें सही ढंग से दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं हो पाती हैं।
दूसरी बात है बालकों को उचित आरोह और अवरोह पर उचित बल देना, और यहाँ पे जो विराम है और जो भाव हैं उसके अनुसार से पढ़ना। जब भी बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो जिस तरीके से लिखित या फिर किसी लेखक ने अपनी बातों को बोलने की कोशिश की है, जिस तरीके से उसको लिख करके बताने की कोशिश की है, चाहिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को कोशिश करे कि वहाँ पे बच्चे जब बोल रहे हों तो ये ज़रूरी है कि जब बच्चे बोल रहे हों तो उसके ही अनुसार से, उतार चढ़ाव के अनुसार से बोले, उसी लिखित वस्तु के भाव के अनुसार से बोले, और यही योग्यता एक शिक्षक को स्टूडेंट में डालनी चाहिए। तीसरी बात है कि जब भी पढ़ रही बातें हैं, पढ़ने वाली जो भी किताब है, पुस्तक है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, उसको समझ करके जो भी बच्चे पढ़ रहे हो उसको पढ़ें। बिना समझे पढ़ने से कोई भी लाभ नहीं हो पाता है। चौथी बात है बच्चे प्रभावपूर्ण पढ़ी हुई बातों को पढ़ें, प्रभावपूर्ण से उस बातों को पढ़ें। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे 4 बातें या 4 उद्देश्य पढ़ने के लिए आती हैं। पहला है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ी हुई बातों को, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए स्पष्ट उच्चारण करते हुए पढ़ें। दूसरी बात है ठीक ढंग से पढ़ें, उचित आरोह अवरोह लगातार में और भाव के अनुसार से पढ़ें। तीसरी बात है जो भी बातें पढ़ रहे हैं उसको समझ करके पढ़ें, और तीसरी बात है कि वो प्रभावपूर्ण पढ़ें। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है या किस प्रकार से पढ़ने के लिए हम बच्चों को इनकरेज करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, पठन की यांत्रिकी। आजकल हम लोग देखते हैं कि स्कूल में जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पढ़ाते समय उनको पढ़ने और पढ़ाने के लिए या पढ़ने लिखने के लिए क्लास में जो भी काम दिए जाते हैं उनको बच्चे करते हैं। ये आजकल के स्कूल का नियम है, और इस प्रोसेस में इस काम में एक शिक्षक और छात्र दोनों ही सम्मिलित होता है। एक शिक्षक और एक छात्र दोनों सम्मिलित होता है, और दूसरे सब्जेक्ट के समान में अगर हम देखें तो लैंग्वेज को भी पढ़ने और पढ़ाने का काम क्लासरूम के अंदर में होता है। यहाँ पे जो भी भाषा शिक्षक होते हैं वो लैंग्वेज शिक्षक होते हैं, वो स्कूल में क्लासरूम के अंदर में बच्चों को, छात्रों को लैंग्वेज सिखाते हैं। यहाँ पे जब वो सिखा रहे होते हैं बच्चों को लैंग्वेज, तो इसमें बहुत सारे कामों को एक टीचर स्टूडेंट को करवाते हैं। क्या करवाते हैं? वो करवाते हैं कि इस प्रोसेस में जब वो लैंग्वेज सिखा रहे हों तो उनको बोलने सिखाते हैं। किसी भी टॉपिक पे भाषण देने के लिए या बोलने के लिए कहा जाता है, सुनने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं कि अगला जब बोल रहा है तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि वो क्या बोल रहा है। पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप अच्छे तरीके से बातों को ठीक ढंग से पढ़ सकें। अच्छे तरीके से लिखना सिखाया जाता है, टीचर उनको अच्छे तरीके से लिखना सिखाया जाता है। और अगर हम देखें तो जब भी टीचर इस तरह का काम कर रहा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे जब टीचर इस तरह का काम करवा रहे हों तो यहाँ पे टीचर काम करवाते समय यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि टीचर के लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, या फिर कह सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ना सिखाना है। अगर हम पढ़ने सिखाने के लिए या किस प्रकार से बच्चे इस क्लासरूम के अंदर अपने निजी जीवन में अच्छे तरीके से पढ़ सकें, इसकी योग्यता हमें अगर बच्चों को देना है, टीचर को बच्चे को देना है, तो
ये ज़रूरी है कि वो टीचर उसको सिखा सके कि जब भी आप लैंग्वेज का इस्तेमाल पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपने कोर्स के कहानी किताब को पढ़ रहे हैं, किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप उसको सही रीति से समझ करके, उसके अर्थ को जान करके, उसको देख के, उसको परख करके उसको पढ़ सकें, उसको ध्यान में ला सकें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो भी टीचर होते हैं वो पढ़ाते समय अनेक विधियों को, अनेक प्रक्रियाओं को पढ़ाते समय इस्तेमाल करता है ताकि स्टूडेंट टीचर द्वारा कही हुई बातों को, जो भी टीचर कहना चाह रहा है, उसकी कही हुई बातों को अच्छी तरीके से समझ जाए। अब हम इसमें देखते हैं कि जब भी टीचर इन सारी प्रोसेस को कर रहा होता है, बहुत सारे टीचिंग मटेरियल लेके आते हैं, टीचिंग मेथड्स को लेके आते हैं, शिक्षण विधियों को लेके आते हैं, और इस समय में टीचर का एक ही लक्ष्य होता है कि वो स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से किताबों को पढ़ने के लिए, जितने भी किताब में लिखी हुई बातें हैं, पाठ्य सामग्री को समझने के लिए और पढ़ने के लिए उन बच्चों में कौशल उत्पन्न करने का, प्रेरणा देने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो पढ़ाने के लिए टीचर कोशिश करते हैं, उसमें दो पक्ष का इस्तेमाल या दो उद्देश्यों का इस्तेमाल टीचर पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए करते हैं। वो है प्रेरणा पक्ष और दूसरा ज्ञान पक्ष। या कह सकते हैं इसको कि टीचर जब भी पढ़ा रहा होता है तो पहली बात ये कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट में उस विषय से संबंधित प्रेरणा को डाल सके, मोटिवेशन कर दे सके कि वो उस विषय को अच्छे तरीके से पढ़ सके, उसको जानने के लिए उत्साहित हो सके। दूसरी बात है कि उनको ज्ञान देना होता है, ज्ञान पक्ष, ज्ञान देना होता है। वो जान सके कि अमुक विषय का क्या स्थिति है या क्या डिमांड है, ये जान सके। इसलिए शिक्षक जो है अनेक शिक्षण विधि और प्रक्रियाओं को पढ़ाता है, इस्तेमाल करता है। यहाँ पे जो प्रेरणा पक्ष है, जब भी कोई सीखने वाला होता है वो सुरक्षा की भावना से जुड़ा हुआ और सीखने के साथ उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसके जो कार्य है कि मुझे सीखना ही है, प्रतिबद्धता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे जो दूसरा है ज्ञान पक्ष, वो सीखने वाला जो भी बच्चा है उसमें कितने ज्ञान है और कितने कौशल से संबंधित होता है। अगर हम देखें तो मुख्य विषय में प्रारंभिक समय में, शुरुआत में पढ़ने की जो गति होती है स्टूडेंट की, वो सामान्य प्रकृति की होती है, सामान्य प्रगति से वो पढ़ता है। और बालकों में, स्टूडेंट में पढ़ने में आने वाली जितने भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पर फोकस किया जाता है, उन समस्याओं को ध्यान दिया जाता है। पढ़ने से संबंधित अभी तक जितने भी बातें हम लोग डिस्कशन अभी तक हम लोगों ने किया है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी पढ़ाई हो रही है, जो भी पढ़ने वाली बातें हो रही है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, पढ़ने का जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें या तो मौखिक पठन हो, जिसको हम लोग मौन रूप से साइलेंट रीडिंग कहते हैं, मौन रूप से पढ़ना, और उच्चारण करके पढ़ना, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी पढ़ने वाली मौन रीडिंग में, साइलेंट रीडिंग में जो भी पढ़ने वाली बातें होती हैं, उसके मूल या भाव में अर्थ निकालने की प्रक्रिया, उसके मूल या भाव में अर्थ निकालने की प्रक्रिया प्रमुख होती है। मौन वाचन या साइलेंट रीडिंग का जो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य होता है, वो पढ़ने की गति का विकास करना, कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सके और जितने भी सामग्री हैं
उसके अर्थों को, पढ़ने वाले जितने भी मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है, उसके भावों को, उसके समझ को समझ लेना, उसको समझना, ताकि उसके अनुसार से काम किया जा सके। इस भाव को समझ लेना है। अगर हम देखें तो जो भी मौन पठन है या साइलेंट रीडिंग है, उसमें विषय वस्तु को समझना या उसके अर्थ को ग्रहण करना। यहाँ पे जो अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं या अर्थ को समझने की प्रक्रिया चल रही है, इसको हम अनेक तरीके से, कि एक कैंडिडेट किसी भी वस्तु को देख करके या जो ब्रेल लिपि के द्वारा किसी भी वस्तु को छू करके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ने की प्रक्रिया या उसके अर्थ को जानने की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, इसको हम लोग निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि भाषा के लिपि और उसके चिन्हों को, जो भी भाषा है उसके चिन्ह को पहचान करके, आइडेंटिफाई करके, उसको शुद्ध रूप में उच्चारण करना, पढ़ना। दूसरी बात है उचित स्वर, गति, लय और लिखी हुई बातों में जितने भी विराम चिन्ह हैं, जितने भी कॉमा हैं, जितने भी और चिन्ह हैं, उनको ध्यान में रख करके पढ़ना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी बच्चा पढ़ रहा हो तो उसको उस रीति से पढ़ना जिस प्रकार से लिखा हुआ है। उचित स्वर उसमें डालना, उचित गति डालना, उचित लय डालना और उसके अनुसार से पढ़ना। मान लिया जाए अगर हंसने वाली बातें हैं तो थोड़ी से आवाज़ में खनक डाल के पढ़ना, उदासी वाली बातें हैं तो आवाज़ में उदासी डाल के पढ़ना, ठीक ढंग के लय से या सुर से पढ़ना, ये पढ़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आती हैं। अब हम दूसरी बात को देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हम जब भारत में रहते हैं तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं हैं। बहुत बार जगह जगह और प्रांत प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम उस भाषा को देखें तो अलग अलग जगहों के भाषा के अनुसार से, स्थानीय भाषा के अनुसार से, उसके बोली से के प्रभाव, जब हम कुछ दूसरी भाषा को इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश करते हैं, हम अगर स्थानीय जगह में रह रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं, तो हम जब हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने स्थानीय भाषा के जो लय और ताल हैं, जो बोली का प्रभाव है, उन सभी बातों से मुक्त होकर के, उन सभी से हट करके जो हिंदी या इंग्लिश के ओरिजिनल व्यू हैं, जो ओरिजिनल स्पीच प्रोनाउंसिएशन है, उसके अनुसार से, उसके अधीन में रख करके प्रॉपर उतार चढ़ाव के साथ में पढ़ना। तीसरी बात है स्थानीय भाषा या बोली के प्रभाव से मुक्त रह करके पढ़ना। चौथी बात है जितने भी शब्द पढ़ी हुई बातों से निकल के आ रही हैं, जैसे संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द है, धातु है, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके उसके अनुसार से अर्थ को निकालना और समझना। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं कोई भी पैरा, कोई भी पोर्शन को हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बार कठिन शब्द आ जाते हैं, तो उन शब्दों को भी पहचानना, चाहे वो हम शब्दकोश को देख करके हम अर्थ को समझ रहे हैं, चाहे वो कहीं और से हम उसको देख के पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम उसके शब्द को उसी के अनुसार से, उसी तरीके से हम सुने और समझें और बोलें जिस तरीके से उसको बोलना है। छठी बात है कि जितने भी बातों को हम पढ़ रहे हैं उसमें के भाव और उसमें से जितने भी कठिनाइयों वाले शब्द होते हैं उनको चुन करके उनके लिए एक नया शब्द निकालना, उनके लिए एक उक्ति निकालना, लोकोक्ति निकालना और मुहावरा निकालना, ये बच्चों को प्रयास कराया जाए
जिससे कि बच्चे उस विषय को और भी अच्छे तरीके से समझ सके, जान सके, जिससे कि उनके अंदर उस विषय के से संबंधित बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाए, उस शब्द से संबंधित बहुत सारी बातों की जानकारी उनके पास हो जाए। सातवीं बात है कि शब्द को, जो भी शब्द पढ़ रहे हैं उसको लक्ष्य करके उसको अलग अलग तरीक़ों से व्यंग्यात्मक रूप से उसके अर्थ को जान करके ग्रहण करना। आठवीं बात है, जितने भी लिखी हुई सामग्री हैं, उसके तथ्य हैं, उसके भाव हैं, उसके विचार हैं, उसको ग्रहण करना और उसके सारांश को समझना। नवीं बात है, अनावश्यक स्थल, जितने भी पढ़ने वाली बातें हैं उसमें से बहुत सारी बातें जो कि ज़रूरी नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं चाहिए, जो समाज के लिए हानिकारक है, उन सभी बातों को छोड़ते हुए पाठ्य सामग्री जो भी पढ़ी जा रही बातें हैं उसके प्रमुख भाव को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। 10वीं बात है कि जितने भी अनेकों अनेक साहित्यिक विधा हैं, तात्विक ज्ञान है, उनको ग्रहण करना। पढ़ने वाली सामग्री से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके प्रश्नों को निकालना। तो ये सारी बातें, यही सारी मैकेनिज्म पढ़ने में आती हैं। यहाँ पे पढ़ने से जुड़ी हुई मैकेनिज्म को ध्यान में रखने से हम बच्चों को बहुत सारी बातों को पढ़ने से संबंधित, पढ़ने के व्यवहार से संबंधित, पढ़ने से उच्चारण से संबंधित बहुत सारी बातों को हम बच्चों को बता सकते हैं। तो पढ़ाते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखना एक टीचर को चाहिए, खास करके उस लैंग्वेज टीचर को, भाषा से संबंधित टीचर को, जिससे कि वो बच्चों में प्रभावशाली रूप से इन सारी बातों को डाल सके। यहाँ पे जितने भी बातें टीचर स्टूडेंट को करने के लिए कोशिश करते हैं उनमें बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने से संबंधित सिद्धांत के बारे में शिक्षक को ज्ञान हो कि किस प्रकार से ठीक ढंग से पढ़ने के लिए स्टूडेंट को प्रोत्साहित करें। अगर हम देखें तो पढ़ते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए एक स्टूडेंट को ठीक ढंग से पढ़ने के लिए सबसे पहली बात कि टीचर उनको प्रोत्साहित करे कि किस तरह से सही ढंग से पढ़ा जाए, और इस प्रोत्साहित करने के लिए टीचर को, शिक्षक को ज़रूरी है कि वो कुछ खास बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, जब भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो उस बच्चे के और किताब के बीच में कम से कम 1 फीट की दूरी हो। इस डिस्टेंस से होता ये है कि आँखों में जोर नहीं पड़ता है, बच्चों के आँखों में जोर नहीं पड़ता है और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाते हैं। दूसरी बात है कि पुस्तक, जब भी कोई कैंडिडेट पढ़ रहा हो तो किताब को इस प्रकार से पकड़ी जाए, इस प्रकार से पकड़ना चाहिए कि उसके देखने के लिए बाईं ओर से, इस ओर से पूरी तरीके से रोशनी आए। कहने का अर्थ है कि उसके दाहिने हाथ में किताब हो और इस तरीके से किताब पकड़ा हुआ हो कि उसके बाईं ओर से पूरी तरीके से रोशनी उसके पास आए, ताकि उसको देखने में किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं हो। जब भी बच्चा पढ़ रहा हो तो पढ़ने की जो गति है, पढ़ने का जो स्पीड है, वो बहुत जल्दी जल्दी स्टूडेंट ना पढ़े और ना ही बहुत धीरे धीरे पढ़े। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने से दूसरों को ठीक ढंग से सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक ढंग से समझ में नहीं आएगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ने से होगा कि दूसरे बच्चे और वो खुद पढ़ते वक्त बोर हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे लय से अपनी बातों को रखते हुए पढ़ सकें। तो पढ़ते समय इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात है कि जब भी पढ़ रहे हों, पढ़ने के शुरुआती समय में और पढ़ने के अंतिम समय में, जब भी कोई बच्चे को
अगर एक शिक्षक क्लासरूम में उठा दे कि आप उठ जाइए, आपको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ज़रूरी है कि बच्चा जब पढ़ने का शुरुआत कर रहा है और अंतिम कर रहा है, तो वो धीमी गति से आराम से वो पढ़ने के लिए शुरुआत करे और आराम से पढ़ने के लिए अंत करें। तो इससे होता ये है कि बड़े ही आराम से लय के साथ वो पढ़ पाता है। पांचवी बात है कि जब भी बच्चा पढ़ रहा हो तो पढ़ने के दौरान में पढ़ने के लिए उसका उच्चारण जो है वो शुद्ध हो, वो स्पष्ट हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरे रूप में पढ़ने वाली बातों को, शब्दों को, कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। पढ़ते समय ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो बैठ के पढ़ रहा है, चाहे वो खड़े होके पढ़ रहा है, क्लासरूम में पढ़ रहा है या फिर अपने घर में या स्कूल में बैठ करके अच्छे पोजीशन में पढ़ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि पढ़ते समय एक स्टूडेंट के पढ़ने की मुद्रा सीधी रूप में और आरामदायक पोजीशन में हो, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ करके आराम से पढ़ सके। सातवीं बात है कि पढ़ते समय में उसके चेहरे पे पढ़ने की खुशी और पढ़ने में के लिए जो भी पढ़ने वाली विषय सामग्री है उसका जो लय है, उसका जो थीम है, उसके अनुसार से एक स्टूडेंट बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़े। पढ़ने के लिए जो स्थान है वो प्रकाश युक्त हो, अच्छी रोशनी वाला हो, ताकि बच्चा जब पढ़ रहा हो तो अच्छे तरीके से देख के पढ़ सकें। तो जब भी बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हों तो एक टीचर का परम कर्तव्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर को कि वो इन सभी बातों को ध्यान में रखें और बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें, अच्छे तरीके से देख करके पढ़ सकें। इन सारी बातों को एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बहुत सारे सुझाव भी हैं। अगर हम सुझाव को देखेंगे तो बहुत सारे सुझाव हमें देखने को मिलेंगे। जब भी बच्चा पढ़ रहा है, जब भी एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि टीचर उसे सिखाए कि आप सही अर्थ में या सही तरीके से उसके अर्थों को समझते हुए किस तरह से पढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी अनुभव हैं एक टीचर के पास, उस पर टीचर विचार करें। बहुत बार जो भी टीचर होते हैं उनमें नए नए शिक्षण विधियाँ स्वाभाविक रूप से एक टीचर के सामने आती हैं और इन सभी स्वाभाविक विधियों और शिक्षण विधियों को वो ले करके वो बच्चों को किस प्रकार से सही ढंग से अर्थ को लेते हुए एक स्टूडेंट पढ़ सकता है, इसको देख सकते हैं। दूसरी बात है ये कि जब भी एक टीचर किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तो ये आवश्यक है कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी टीचर उस कंटेंट को समझा रहा है, उसके तथ्य के महत्व को, जो भी कंटेंट है और जो भी कंटेंट में लिखी हुई बातें हैं उसके महत्व को समझें और कि किस प्रकार से उसको पढ़ना है और पढ़ने के अर्थ, जिसमें कि हम केवल उसके अक्षर और उसके शब्द को पहचान के ही केवल उसको पढ़ना नहीं है, बल्कि जो भी बातें लिखी हुई हैं उसके अर्थ को ढूंढना है। अर्थ को भाग करने का शब्द को समझने का मतलब केवल पढ़ने से नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात ये है कि जो भी बातें पढ़ी जा रही हैं, जो भी बातें देखी जा रही हैं, उन सारी बातों का आशय क्या है, वो सारी बातें कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे टीचर अपने अनुमान और अनुभव से बहुत सारी बातें एक स्टूडेंट को बताना चाहता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ने का अर्थ जो हम एक प्राय रूप में देखते हैं कि
केवल सामान्य रूप से रीडिंग लगा लेना है। यहाँ पे पढ़ने का अर्थ केवल जो भी किताबें हैं उसको पढ़ लेना नहीं है। पढ़ना केवल नहीं है, बल्कि जो भी पढ़ रहा है वहाँ पे जितनी भी सारी बातें हैं, या फिर कह सकते हैं कि किताबों में या टेक्स्ट बुक में जितनी सारी बातें हैं उसमें जो भी लिखी हुई बातें हैं उनको पढ़ना, और जो भी उसके साथ में उसके मूल तत्व है जो कि लिखी हुई नहीं है उसके बातों को समझ लेना और उसको अपने तरीके से उनके अर्थ को निकालना, सही अर्थ में पढ़ना इसको कहते हैं। अगर भाषा के उच्चारण को देखा जाए, भाषा के उच्च स्तरीय कौशल में पढ़ने की परिभाषा को हम बहुत ही अधिक दूर ले जाते हैं। अगर हम इसके अनुसार से देखेंगे तो पढ़ने के प्रति जो भी बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के प्रति उसको लालित रहना चाहिए, उसको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। जो भी पढ़ी जा रही बातें हैं उसको बड़े ही आनंद के साथ, रस के साथ पढ़ना चाहिए, और जिस भी सामाजिक परिवेश में वो रह रहा है और जिस भी किताब का को वो पढ़ रहा है उसके सामाजिक परिवेश की जो भी बात की जा रही है उसको समझ करके, उसको देख करके, उसमें प्रॉपर एनालिसिस करके कि क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, वहाँ का असल मतलब क्या है, इस सारी बातों को देखते हुए उन सारी बातों को समझना, इसको हम रीडिंग कहते हैं। तीसरा का प्रमुख तथ्य, या तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो है, पढ़ने का अर्थ सामान्य मात्र पुस्तक, पाठ्य पुस्तक या किसी भी पुस्तक को पढ़ पाना या केवल पढ़ लेना नहीं होता है, बल्कि उसमें लिखी हुई बातें जो मुद्रित हैं, जो टाइप्ड मटेरियल है, उसको पढ़ लेने के अलावा उसके साथ साथ में जो उसके भाव है, उसके अर्थ हैं, उन सारी बातों को समझ लेना, उन सारी बातों को समझ करके इस्तेमाल करना, ये सारी बातें आती हैं। भाषा के उच्च स्तरीय कौशल में पढ़ने की परिभाषा जो होती है वो किसी और भी बात को बहुत दूर ले जाती है। इसके अनुसार से पढ़ने के प्रति सदैव या लगातार में हमेशा लगे हुए होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, और उसके लिए समझ होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो लैंग्वेज में उसके सिद्धांत से निहित, उसके बातों से निहित, उसके कैपेसिटी से निहित पढ़ने के लिए बहुत सारे अच्छे सुझाव हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम बच्चों में बहुत सारी कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्य की जटिलता के स्तर और उसके कारकों की समझ, या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उस प्रोत्साहित करने के दौरान से पढ़ने के दौरान एक बच्चे के सामने में किस किस प्रकार की जटिलता आती है और किस कारण से जटिलता आती है, इन सारी बातों को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है या पढ़ने लगता है, तो पढ़ने के दौरान में उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और ये जो समस्याएं हैं इसमें बच्चों के जैसे जैसी आयु या एज बढ़ती जाती है, और कम एज में इसमें उनमें अलग अलग तरीके से जटिलता देखने को मिलती है। यहाँ पे जब भी बच्चे कम आयु के या छोटे होते हैं तो उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल या जटिल दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हुए अपने उम्र में बढ़ते जाते हैं, अपनी एज में बढ़ते जाते हैं, तो उनमें
पढ़ने से संबंधी, पाठ्य से संबंधी जटिलता कम हो जाती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक स्टूडेंट है और वो क्लास 3 का स्टूडेंट है और वो अपने टीचर से वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना सीख रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ना सीख रहा है और वहाँ पे उनको एक पाठ की, ये जिसको हम गद्य कहेंगे, उसमें पढ़ने के लिए 2 पंक्ति दी गई है। 2 पंक्ति में लिखी हुई बातें इस प्रकार से है कि बरसात आने वाली थी, शांति अभी घर नहीं आई थी। ये 2 पंक्ति या 2 वाक्य उसको पढ़ने थे। अब उमा जो है उसको, जो कि तीसरे क्लास में पढ़ती है, उसको इस प्रकार से पढ़ती है। बस का ब, रस्सी का र, सरौते का सा और उसमें आ का डंडा। तब उसको बना करके और त से जो तकली होता है वो, उसको बना करके वो धीरे से बरसात, बरसात ऐसे पढ़ती है। अब वो पढ़ती है आम, आम को वो ऐसे पढ़ती है, आम का आ, न का नल का ना, एड़ी वाली मात्रा की ए बना करके वो उसमें डंडा लगा करके, वा लगा करके और फिर उसमें आ का डंडा लगा कर, फिर लट्टू का ल लगा करके और उसमें बड़ी ई की मात्रा मतलब वाली पड़ती है। ठीक है। अब यहाँ फिर थन का था और बड़ी ई की मात्रा लगाती है, तब उसको थी पढ़ती है। शांति पढ़ने के लिए वो शरीफे का शा, उसमें पड़े 2 डंडे, फिर नल का ना और तकली का ता, तब वो उसको शांति पढ़ती है। उमा इस तरह से अगर हम देखें, जो तीसरे क्लास की बच्ची है, वो किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए जो वो पहले अपने उम्र से पहले के समय में जो वर्ण को जिस प्रकार से पढ़ी है, जिस प्रकार से उस वर्ण को रटी है, उससे अक्षर और शब्द मिला मिला करके वो एक नया शब्द पढ़ पाती है। जैसे कि बरसात में ब की पहचान के लिए उसे बस को पहचानना पड़ता है, रस्सी को र को पहचानने के लिए रस्सी को पहचानना पड़ता है, स को पहचानने के लिए सरौते को पहचानना पड़ता है और फिर आ को पहचानने के लिए डंडा को पहचानना पड़ता है और ता को के लिए तकली को पहचानना पड़ता है। तभी वो इस बात को बना पाती है। अब इस तरह से वो किसी भी शब्द को बना पाती है, शब्द का पहचान बना पाती है और उस शब्द से जुड़ने में उसमें बहुत मुश्किल से वो उस शब्द के अर्थ को जुड़ पाती है। यहाँ पे उसके लिए बहुत पढ़ने के दौरान उसमें भाव नहीं बन पाते हैं। इसमें बहुत बार संदेह की मात्रा उत्पन्न हो जाती है कि वो उसको समझ भी पाई है कि नहीं पाई है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उमा पढ़ना अभी सीख ही रही है या सीख गई है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उमा पढ़ना सीख रही है। अब उसी जगह में क्लास 4 का एक विद्यार्थी को देखेंगे। उचित पठन के सुझाव। यहाँ पे उचित पठन के सुझाव हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। बालकों को सही अर्थों में पढ़ना सिखाना और उसके लिए
जब हम बच्चों को अच्छे तरीके से या सही अर्थ में पढ़ना सिखाने की बात करते हैं तो इससे संबंधित जितने भी अनुभव रहते हैं उस पर हम विचार कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे या लैंग्वेज के बारे में सिखाएंगे तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक नई या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टीचिंग मेथड का उपयोग करके हम अगर उसके सामने में स्वाभाविक रूप से उनको बताने जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि हम अलग अलग टीचिंग मेथड का उपयोग करके स्टूडेंट को सिखाएं जिससे कि वो उनके सामने में उस विषय के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाए। दूसरी बात है, दूसरी सबसे आवश्यक तथ्य में या दूसरी आवश्यक बातों में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टीचर के द्वारा, एक टीचर जब वो पढ़ा रहा हो तो उसके द्वारा ये ज़रूरी है कि वो इस बात को, इस तथ्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाए कि पढ़ने का अर्थ, जब भी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो तो पढ़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो स्टूडेंट जो है केवल शब्द और अक्षर का पहचान कर ले। यहाँ केवल शब्द और अक्षर का पहचान नहीं करना होता है बल्कि उसमें शब्द और अक्षर के साथ में जितने भी उसके अर्थ हैं, मतलब हैं, उस अर्थ को ठीक तरीके से पहचानना और उसको पहचान करके उस अर्थ को समझ करके उससे अपने अनुभव, जितना भी स्टूडेंट के सामने में एक अनुभव है, उस अनुभव से जोड़ करके उन सारी बातों को देखना एक स्टूडेंट को चाहिए। या फिर पढ़ने के समय में एक स्टूडेंट को चाहिए कि जब भी वो पढ़ रहा हो तो वो उस विषय से संबंधित जितनी भी बातें हैं उस विषय से संबंधित बातों को जाने, समझे और उसके अनुसार से उस बात को अपने लाइफ में उस चीज़ को अप्रिसिएट करे, उस चीज़ को समझ करके उस तरह से वो काम करे, ऐसी उसके पास में जानकारी होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पढ़ने का अर्थ जो है, या फिर हम कह सकें कि कोई कैंडिडेट पढ़ रहा है तो ये केवल नहीं समझे कि जितने भी टेक्स्ट बुक उसके सामने में है, एक स्टूडेंट के पास में टेक्स्ट बुक को केवल पढ़ना या फिर रीडिंग लगाना नहीं होता है, बल्कि उस टेक्स्ट बुक में जितनी बातें लिखी हुई हैं उसको समझना और टेक्स्ट बुक से संबंधित जितने भी आसपास में चल रही बातें हैं उस बात को समझना, जानना, ये सारी बातें उस लिखी हुई बातों को पढ़ने से हैं। अगर हम देखें तो अगर हम किसी खास विषय को पढ़ रहे हैं, किसी खास चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में लिखी हुई जितनी भी बातें हैं, मान लीजिए हम गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल गांधी जी के बातों को पढ़ें और उसको जानें, बल्कि उस विषय में या उस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके आसपास में चल रही हैं। उस सदी में, जिस समय में गांधी जी अपने सत्य और अहिंसा के लिए काम कर रहे थे, उस सदी के बारे में भी बहुत सारी बातें वहाँ लिखी हुई होती हैं। उन सारी बातें और उन सारी स्थिति को देख करके हम समझ पाएँ कि असल में उस समय की स्थिति क्या थी जब गांधी जी इतने सारे काम को कर रहे थे, और ये जान करके हम उसके अनुसार से वहाँ की स्थिति को समझ पाएँ। कहने का अर्थ है कि जितने भी पाठ्य पुस्तक में बातें लिखी हुई हैं उसके चारों ओर, उसके इर्द गिर्द जो भी बातें चल रही हैं उस बात को समझ पाना, पढ़ पाना, उसके लिए अर्थ निकालना, ये पढ़ना है। अगर हम भाषा के उच्च स्तरीय कौशल को पढ़ने के परिभाषा से कहीं दूर या कुछ इस तरह से बातों को हम देखेंगे तो हम उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि हम उस चीज़ से या उस लैंग्वेज से, उस लिखित भाषा से हम अपने लिए या पढ़ने के द्वारा हम अपने लिए कितने ज्ञान को हासिल कर रहे हैं।
यहाँ पे अब जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हम देखेंगे कि अलग अलग कक्षाओं में स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनके लैंग्वेज से संबंधी कठिनाइयाँ उनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं और उन कठिनाइयों से उनको जूझना पड़ता है। यहाँ पे जब बच्चे उन कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो ये ज़रूरी होती है कि हम उस स्थिति को समझें और उनके अनुसार से उन बच्चों को डील करें कि वो उस स्थिति से हट करके, उस स्थिति को जान करके, समझ करके अपने लिए एक अच्छी स्थिति बना सकें। यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी पाठ्य वस्तु या टेक्स्ट बुक है उसमें बच्चे के एज के अनुसार से उनके लिए उसमें कठिनाइयाँ या उनके लिए थोड़ी मुश्किल सी बातें दी हुई रहती हैं, जिसको बच्चे अपनी आयु के अनुसार से, अपने समझ के अनुसार से समझते हुए, पढ़ते हुए डील करते हैं। बहुत बार बहुत कम आयु के बच्चे जो होते हैं उनके लिए बहुत सारी पाठ्य वस्तु जो होती हैं वो जटिल होती हैं, कठिनाइयों से भरी होती हैं। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता जाता है, बड़े होते जाते हैं, उनमें वो कठिनाइयाँ कम होती जाती हैं। अब हम इन कठिनाइयों को देखेंगे तो हम बड़े ही सही रूप में देख पाएंगे कि किस तरह से कठिनाई को बच्चे फेस करते हैं। जैसे बहुत सी छोटी उम्र के बच्चे रहते हैं, मान लिया जाए तीसरे क्लास के बच्चे हैं, तो वो अपने टीचर से क्लासरूम के अंदर तो बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरह से किसी लैंग्वेज को पढ़ना है वो सीख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी वो पढ़ रहे होते हैं तो उसके पढ़ने की शैली को हम देखेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा एक एक्चुअल स्थिति को देख पाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए एक क्लास 3 में पढ़ने वाले बच्चे 2 वाक्यों को पढ़ते हैं कि बरसात आने वाली थी, शांति अभी तक घर नहीं आई थी। अब यहाँ पे वो बच्चे जो तीसरी क्लास में है, मान लिया जाए उमा नाम की एक लड़की है जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ती है, वो इन 2 वाक्यों को, इन 2 पंक्तियों को इस प्रकार से पढ़ेगी। ब स बस का ब, र रस्सी का रा, स सरौते का सा, और उसमें आकार का, डंडा का आकार का अ, फिर तकली का त। तब ये सब मिला करके वो बोलेगी बरसात। बरसात आने वाली है, आने के लिए वो करेगी आम का आ, नल का ना, एड़ी की मात्रा, एड़ी की मात्रा वाला बड़ी ई का बड़ी ई, तब वो आने पढ़ेगी, उस वाक्य को आने पढ़ेगी। उसी तरह से वाली है के लिए वा का व, उसमें आकार का आ, डंडा, फिर लट्टू का ला, और उसमें बड़ी ई की मात्रा, मतलब वाली, तब थी, इस तरह से पढ़ेगी। अब अगर हम इस को देखेंगे, फिर थान थन का थी, शरीफा, शरीफा का शा, उसमें पड़े 2 डंडे, तब बनता है शांति, शा। उसके फिर न का नल, त का तकली, तब बनता है शांति। उमा अगर हम देखें तो यहाँ पे उमा किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए रटी हुई वर्णमाला और अक्षरों को सामने में लाती है और फिर अक्षर को शब्द से जोड़ जोड़ करके रटी हुई वर्णमाला से उस बात को पढ़ती है और उसी अक्षर से, उसी शब्द से बोल करके एक नया शब्द मिलती है। जैसे बरसात में ब की पहचान के लिए वो बस ब बोलती है, रस्सी, र के लिए रस्सी बोलती है, स के लिए सरौते बोलती है, फिर आ के बोलती है, आ का डंडा बोलती है, और
त के लिए तकली बोलती है, तभी जा कर के वो बरसात का पूरी तरीके से पहचान कर पाती है। अब यहाँ पे अब केवल वो इस शब्द की पहचान कर पाई है। यहाँ पे उस शब्द का उसके सामने में कोई भी अर्थ शायद नहीं बन पाया, इसमें एक संदेह की बात आती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अभी उमा पढ़ना सीख गई है या रही है, लेकिन अर्थ समझ पाने की अभी उसमें कठिनाई बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।